आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी हेल्थ अवेयरनेस श्रृंखला हेल्थ फॉर ऑल डिसीज फॉर नन में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड है कोरोना का पूरा इलाज घर पर ही शुरू करें। कोरोना से परेशान आम लोगों में इसके इलाज को लेकर असमंजस की स्थिति है। सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है वो ज़्यादातर टुकड़ों टुकड़ों में है। कहीं ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है, कहीं अलग अलग दवाइयों की बात हो रही है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। सबसे पहले बीमारी के लक्षणों को पहचानना जरूरी है, जिससे हम उचित समय पर सतर्क हो जाएं। तो चलिए जानते हैं कि कोरोना संक्रमण होने पर क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। बुखार और खांसी दो प्रमुख लक्षण हैं। इनके साथ साथ गला खराब होना, गले में दर्द, खराश, छींके आना, नाक बहना, खाने में स्वाद और स्मेल का पता ना चलना, उल्टी, दस्त, भूख ना लगना, कमजोरी, थकान, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बदन दर्द, स्किन पर रैशेज आदि लक्षण भी हो सकते हैं। बीमारी बढ़ने पर सांस लेने में दिक्कत और मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे लक्षण आ सकते हैं। ऐसे लक्षण आते ही सावधान हो जाएं, खुद को आइसोलेट कर लें, अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों को इन्फेक्शन ना फैलाएं। बीमारी को कंफर्म करने के लिए जांच करवा लें। कोरोना की पहचान के लिए दो तरह की जांच की जाती है, RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट। जांच केंद्र में अगर दोनों जांच हो रही है तो RT-PCR करवाएं, और अगर कोई एक प्रकार की जांच ही हो सकती है तो वही करवा लेनी चाहिए। रिपोर्ट आने से पहले रिपोर्ट आने तक अपने को कोरोना पॉजिटिव मानकर ही चलें। जांच करवाते ही फिर से अपने आप को आइसोलेट कर लें। क्योंकि आपको लक्षण हैं, इसलिए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, दोनों ही परिस्थितियों में अपने को आइसोलेट रखें और उचित इलाज लें। अगर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो अपने क्षेत्र के चिकित्सा प्रशासन को सूचित करें। इसके लिए DSO डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर का फोन नंबर इंटरनेट से देख लें और उनसे बात करें। स्वास्थ्य विभाग की टीम आपको उचित सलाह देगी। अब बात करते हैं कोरोना के इलाज के बारे में। इस बीमारी को मरीज की कंडीशन के आधार पर 3 स्टेज में बांटा गया है: माइल्ड या हल्की बीमारी, मॉडरेट या मध्य दर्जे की बीमारी और सीवियर या खतरनाक बीमारी। माइल्ड डिसीज में बुखार, गला खराब, खांसी आदि लक्षण होते हैं, लेकिन सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे मरीजों में रेस्पिरेटरी रेट या सांस लेने की दर 24 पर मिनट से कम होती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन या ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा 94% या उससे ज्यादा होती है। ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन में रहते हुए डॉक्टर से फोन पर या ऑनलाइन कंसल्टेशन करके घर पर ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मॉडरेट डिसीज में सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ऐसे मरीजों में रेस्पिरेटरी रेट 24 पर मिनट से ज्यादा होती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम हो जाती है। ऐसे मरीजों को एडमिट होकर इलाज करवाने की सलाह दी जाती है। सीवियर डिसीज में सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों में रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट से ज्यादा होती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम हो जाती है। ऐसे मरीजों को एडमिट होकर ICU में इलाज की जरूरत होती है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीनों स्टेज का ट्रीटमेंट जानने से पहले इस बीमारी और इन तीनों स्टेज के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इससे इस बीमारी को समझने और इससे लड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। पहली बात, ये तीनों स्टेज बीमारी की प्रोग्रेस की डायरेक्शन बताती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, माइल्ड डिसीज मॉडरेट में बदल जाती है और फिर बीमारी और बढ़ने पर मॉडरेट डिसीज सीवियर डिसीज में बदल जाती है। दूसरी बात,
यदि मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो ये देखा गया है कि हर एक स्टेज लगभग 5 से 7 दिन की होती है। तीसरी बात, जिस दिन से शरीर में लक्षण दिखाई देना शुरू हो उस दिन को बीमारी का पहला दिन मानकर गिनना शुरू करें। यह एक प्रैक्टिकल अनुमान है जिसका हमें फायदा उठाना है। साइंटिफिकली शरीर में बीमारी कब शुरू हुई इसका पता लगाना बहुत कठिन होता है और आपको ये पता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। सही देखरेख और इलाज से ये बीमारी 80 से 85% लोगों में 5 से 7 दिनों में माइल्ड स्टेज में ही रुक जाती है और ठीक होने लगती है। बाकी 15 से 20% लोगों में ये बीमारी बढ़ जाती है और मॉडरेट स्टेज में चली जाती है। उचित इलाज से इनमें से काफी लोगों में ये बीमारी मॉडरेट स्टेज से आगे नहीं बढ़ती और 10 से 14 दिनों में ठीक होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में ये बीमारी मॉडरेट स्टेज में भी कंट्रोल नहीं हो पाती और 10 से 14 दिनों के बाद ज्यादा बढ़कर सीवियर स्टेज में पहुंच जाती है। इनमें से भी कुछ लोगों को बचा लिया जाता है और बाकी 1 से 2% की डेथ हो जाती है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि शरीर में कोविड बीमारी कौन सा रास्ता चुनेगी। अगर किसी एक आदमी की बात करें तो उसमें ये बीमारी बढ़ते बढ़ते किस स्टेज में रुक जाएगी और ठीक होना शुरू हो जाएगी। बीमारी की शुरुआत में किसी को नहीं पता होता, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि संक्रमण से पहले आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा था, आपकी इम्यूनिटी कैसी थी, वैक्सीन लगवाई या नहीं, संक्रमण के बाद आपने खान पान और देखभाल पर कितना ध्यान दिया और उचित समय पर उचित इलाज करवाया या नहीं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप ये प्रयास कर सकते हैं कि संक्रमण होने पर ये बीमारी आपके शरीर में पहली या दूसरी स्टेज में ही रुक जाए। प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आइए अब इलाज के बारे में जान लेते हैं। पहली स्टेज माइल्ड डिसीज की है, जिसमें होम आइसोलेशन और घर पर ही ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। आइसोलेशन का पूर्ण रूप से पालन करें, परिवार के लोगों से दूरी बनाए रखें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और तनाव बिल्कुल ना लें। आप इस टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं। आप संगीत सुन सकते हैं, फिल्में, वेब सीरीज आदि देख सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं या अगर आपको लिखने का शौक है तो लिख भी सकते हैं। मेडिटेशन और प्राणायाम कर सकते हैं, इनसे तनाव कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। खान पान का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का सेवन करें, साफ पानी, नींबू पानी, नारियल पानी पीना चाहिए। ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें, ताजे पके हुए संतुलित आहार का सेवन करें। खाने में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की मात्रा थोड़ी कम रखें। बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स, बीपी एंड शुगर रेगुलरली नापते रहें। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट रेगुलर लेते रहें। कोरोना इन्फेक्शन के लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं लेनी चाहिए, जैसे कि बुखार के लिए पैरासीटामोल 650 या 500 mg दिन में 3 या 4 बार, खांसी के लिए कफ सिरप दिन में 3 बार और एंटी एलर्जिक मेडिसिन जैसे कि लिवोसेट्रिजिन 5 mg और मोंटेल्यूकास्ट 10 mg दिन में 1 बार ले सकते हैं। दिन में 2-3 बार सैलाइन वाटर या क्लोरेक्सिडीन या बीटाडीन से गार्गल्स करने चाहिए और भाप लेनी चाहिए। सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में मल्टीविटामिन एंड जिंक कॉम्बिनेशन वाली गोलियां दिन में 1 बार, विटामिन सी 500 mg की गोली दिन में 2 बार, विटामिन डी 60,000 यूनिट सप्ताह में 2 बार लेना चाहिए। ये वायरस से लड़ने में बॉडी को सपोर्ट करती हैं। टैबलेट आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन भी ली जा सकती हैं। कुछ एंटीवायरल गुणों के साथ साथ
ये दूसरे को एग्जिस्टिंग संक्रमणों से लड़ने में बॉडी की मदद करती है। दूसरी स्टेज मॉडरेट डिसीज की है, जिसमें एडमिट होकर इलाज करवाने की सलाह दी जाती है। बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स, बीपी एंड शुगर रेगुलरली नापते रहें। एक्सरे, सीटी चेस्ट और ब्लड टेस्ट जैसे कि सीआरपी, डी डाइमर, सीबीसी, किडनी लीवर फंक्शन टेस्ट, इंटरल्यूकिन 6 आदि करवाने चाहिए और मरीज की कंडीशन के हिसाब से अगर जरूरत लगे तो रिपीट भी करवाए जा सकते हैं। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट रेगुलर लेते रहें। कोरोना इन्फेक्शन के लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं लेते रहें, जैसे कि बुखार के लिए पैरासीटामोल, खांसी के लिए कफ सिरप और एंटी एलर्जिक मेडिसिन। इस स्टेज के इलाज में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं: इन्फ्लेमेशन रोकने वाली मेडिसिन, ब्लड में क्लॉट बनने से रोकने वाली मेडिसिन और ऑक्सीजन। इन्फ्लेमेशन रोकने वाली या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के रूप में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिनमें प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन टैबलेट्स की फॉर्म में दिए जाते हैं। बुडेसोनाइड को इनहेलर या नेबुलाइजेशन के द्वारा लिया जा सकता है। स्टेरॉइड्स एक वंडर ड्रग या जादुई दवाई है और साथ ही साथ एक दुधारी तलवार भी, जो वायरस के साथ साथ बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसको बीमारी के शुरू में लेने से कोरोना इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है और बाद में ज़्यादा डोज लेने से बाकी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिनमें फंगल इन्फेक्शन प्रमुख है। इसलिए सभी मेडिसिन का प्रयोग मरीज की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर की सलाह से उचित समय पर प्रेस्क्राइब्ड डोज एंड ड्यूरेशन के लिए ही किया जाना चाहिए। ब्लड में क्लॉट बनने से रोकने के लिए हिपैरिन, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल आदि दवाएं दी जाती हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर से फेस मास्क लगाकर ऑक्सीजन दी जाती है। काफी मरीजों में चेस्ट एंड लंग्स फिजियोथेरेपी और प्रोन वेंटिलेशन भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में लाभदायक देखा गया है। प्रोन वेंटिलेशन या उल्टा लेटाने की टेक्निक ऑक्सीजन देने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव एंड एडिशनल तरीके के रूप में प्रयोग की जानी चाहिए। ये किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज या सीवियर डिसीज की, जिसमें आईसीयू में एडमिट होकर इलाज करवाने की सलाह दी जाती है। इस स्टेज में ज़्यादातर टेस्ट और मेडिसिन वही हैं जिनके बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन इस स्टेज में मरीज की कंडीशन पर नज़र रखने के लिए कुछ समय के अंतराल से बार बार टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ज़्यादातर मेडिसिन इंजेक्शंस और आईवी ड्रिप्स के द्वारा दी जाती है और डोज, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन कंडीशन के हिसाब से कस्टमाइज्ड की जाती है। ऑक्सीजन भी कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा दी जाती है, जैसे कि एनआईवी, हाई फ्लो नेजल कैनुलेशन, सीपैप, बाईपैप आदि। कुछ केसेस में वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। इस स्टेज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि बीपी, शुगर का ज़्यादा या कम होना, सेप्सिस, साइटोकाइन्स स्टॉर्म, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस, मायोकार्डियल इंजुरी, लीवर एंड किडनी इंजुरी आदि। इन परिस्थितियों में कुछ अतिरिक्त टेस्ट और इलाज की जरूरत पड़ती है। कुछ नई मेडिसिन आ रही हैं और मीडिया में बहुत जोर शोर से प्रचारित की जा रही हैं। फेबिफ्लू या फेविपिराविर, रेमडेसिविर, विराफिन और 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज वायरस की ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। टोसिलीजुमैब इंटरल्यूकिन 6 ब्लॉकर है और इन्फ्लेमेशन रोकने का काम करती है। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन में रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं जो वायरस से लड़ने का काम करती हैं। ये सारी मेडिसिन्स किसी न किसी रूप में और कुछ हद तक कुछ मरीजों में कुछ परिस्थितियों में लाभदायक पाई गई हैं, लेकिन सभी में नहीं।
आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेन मीडिया या सोशल मीडिया से अपना इलाज नहीं करवाना है, आपको अपने डॉक्टर से इलाज करवाना है। इसीलिए केवल डॉक्टर की सलाह से ही अगर जरूरत हो तो ये मेडिसिन लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।